नमस्कार बच्चों, स्वागत है साइंस हरियाणा में यूट्यूब चैनल खास हरियाणा बोर्ड स्टूडेंट और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो बच्चों, जैसा कि क्लास 9 साइंस में चैप्टर है परमाणु की संरचना, काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी आसान चैप्टर है। 6 नंबर का चैप्टर है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन 1 अंक का आएगा। तो इसके अभ्यास के प्रश्न कर लोगे तो बच्चों आपकी उम्मीद है पिछले साल इन्हीं प्रश्नों में से 6 के 6 नंबर के क्वेश्चन आ गए थे। तो आइए क्वेश्चन करते हैं अभ्यास के प्रश्न पाठ परमाणु की संरचना के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तुलना कीजिए। बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन धनावेशित कण है और न्यूट्रॉन उदासीन कण है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। प्रोटॉन नाभिक में होते हैं और न्यूट्रॉन भी नाभिक में होते हैं। आइए थोड़ा सा पिक्चर वे में समझ लेते हैं। जैसा कि बच्चों यहाँ पर मैंने एक नाभिक दिखा रहा हूँ और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो हैं जिन पर ऋण आवेश होता है चक्कर काटते रहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो चीज़ें नाभिक में हैं। ये क्या चीज़ है बच्चों? नाभिक, नाभिक यानी केंद्र। और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। किसके चारों ओर? नाभिक के चारों ओर। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का कण है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान यानी कि भार लगभग हाइड्रोजन के बराबर होता है। जे थॉम्सन के मॉडल की क्या सीमाएं थी? बच्चों, आइए देखते हैं जे थॉम्सन का मॉडल कैसा था और फिर हम बात करेंगे जे थॉम्सन के मॉडल की कमियों की। तो जे थॉम्सन ने कहा बच्चों, परमाणु एक धन आवेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन जगह जगह धसे हुए हैं। ये माइनस का साइन मैंने इलेक्ट्रॉन्स का दर्शाया है। परमाणु सारा का सारा क्या था? धन आवेशित गोला। तो बच्चों, ये बात हमें समझ बिल्कुल नहीं आई जब रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग किया। रदरफोर्ड के प्रयोग से ये पता चला कि ज़्यादातर अल्फा कण स्कैटर होके चले गए थे, बिना स्कैटर हुए यानी बिना प्रकर्णित हुए पार कर गए थे, और अल्फा कण टकरा कर नाभिक से वापस भी आ रहे थे। थॉम्सन के मॉडल से ये बातें हम बिल्कुल नहीं समझा पाते, इसलिए ये मॉडल बिल्कुल भी काम नहीं आया। परंतु शुरुआती मॉडल था, इसलिए हम इसे हमेशा पढ़ते हैं। रदरफोर्ड का मॉडल की क्या सीमाएं थी? बच्चों, रदरफोर्ड का मॉडल बहुत काम का मॉडल था, परंतु उसमें भी कमियां थी। रदरफोर्ड के मॉडल में क्या कमियां थी, आइए देखते हैं। रदरफोर्ड ने कहा कि सारा धन आवेश नाभिक में है और इलेक्ट्रॉन कहीं भी चक्कर काटते रह रहे हैं नाभिक के चारों ओर। परंतु एक थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन जिन पर कि ऋण आवेश होता है, जब ये चक्कर काट रहे हैं तो इनको विद्युत चुंबकीय तरंगें छोड़नी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, स्थायी है। इस चीज़ को रदरफोर्ड नहीं समझा पाया कि आखिरकार क्यों इलेक्ट्रॉन तरंगें नहीं छोड़ता। यही रदरफोर्ड के मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी। बोहर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। बोहर ने जो परमाणु का मॉडल दिया उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर काट रहे हैं। इन कक्षाओं में रहते हुए इलेक्ट्रॉन किरणें नहीं छोड़ता और उसने इन कक्षाओं का नाम क्या दिया? KLMN। तो आइए थोड़ा सा इसको बना करके देख लेते हैं, साथ में समझ आ जाएगा। जो नाभिक तो था, रदरफोर्ड ने कहा विभिन्न कोश हैं KLM इस तरीके से, जिनके अंदर रहकर इलेक्ट्रॉन तरंगे नहीं छोड़ता। बच्चों, शेप्स ले सकते हैं, वैसे यहाँ पर ऑप्शन है शेप्स का।
परंतु फिर भी अंदाजन तुम्हें समझ आ गया होगा बच्चों। तो इस प्रकार बच्चों हमने समझा बोहर का मॉडल। ये काफ़ी मेरी तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 5 नंबर का, क्योंकि इसमें पार्ट में से प्रश्न आना है। तो या तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तुलना भी आ सकती है और तीनों मॉडल की तुलना। इन तीनों मॉडल की तुलना करते हुए बच्चों अगर आपने डायग्राम बना दिया तो अध्यापक आपको बहुत अच्छे नंबर देने वाला है। तीनों मॉडल आपने पढ़े हैं, तीनों मॉडल का एक डायग्राम बनाते हुए मैं आपको ये समझा देता हूँ कि आखिरकार थॉमसन का मॉडल तो था पूरा परमाणु धनावेशित गोला, जगह जगह इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। रदरफोर्ड ने बात की नाभिक की और ये बात की कि इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। उसने कक्ष की कोई बात नहीं की, कोशों की कोई बात नहीं की, बल्कि बोहर ने कहा नाभिक है और कोश हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। बहुत अच्छा साफ सुथरा डायग्राम बनाना बच्चों। यहाँ डायग्राम ड्राइंग अच्छी नहीं हो रही स्क्रीन पर, तो बच्चों डायग्राम से आपके अध्यापक, ये थॉमसन का मॉडल है और ये रदरफोर्ड का मॉडल है और ये है बोहर का मॉडल। तो बच्चों मेरी तरफ से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 7, सिलिकॉन व ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए बच्चों। संयोजकता बच्चों सबसे बाहरी छल्ले में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, या 8 सबसे बाहरी कक्ष में पूरे करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वो भी संयोजकता है। सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे 2,8,4। तो इसके सबसे बाहरी छल्ले में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, तो इसकी संयोजकता 4 है। दूसरी तरफ ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन 8 हैं, तो इसके पास 2,6। तो सबसे बाहरी छल्ले में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे छल्ले में 8, तो इसके पास 6 हैं, तो इसको 2 और चाहिए, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 2। ये प्रश्न 8वां फिर मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 नंबर का प्रश्न आना है, तो इसमें 4 डेफिनेशन और 1 उपयोग पूछ रखा है समस्थानिक का, तो ये 5 नंबर का बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है बच्चों। परमाणु संख्या, नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के जोड़ को हम क्या कहते हैं बच्चों, परमाणु संख्या। और द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के जोड़ को हम क्या कह देते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये क्या कहलाती है हमारी द्रव्यमान संख्या। और उसके बाद उसने पूछ रखा है समस्थानिक। समस्थानिक बच्चों, समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक जैसे कार्बन 12 और 6, कार्बन 14 और 6, ये समस्थानिक हैं बच्चों। इनमें इनकी परमाणु संख्या तो एक जैसी होती है, परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। इसी तरीके से अगर वो अगला प्रश्न है द्रव्य समस्थानिक के बाद आते हैं संभारिक। संभारिक बच्चों ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तो एक जैसी हो, जैसे कि कैल्शियम 40 और 20 और आर्गन 18 और 40। तो द्रव्यमान संख्या इनकी जो है एक जैसी है। रबड़ से मिटो देते हैं बच्चों, सारा इकट्ठा भी सिलेक्ट कर सकते हैं और भगा सकते हैं इसको। तो बच्चों मेरी तरफ से ये वाला प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये डिलीट हो गया। कैल्शियम 40-20 और आर्गन 40-18, इनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु परमाणु संख्या अलग अलग है। अगला प्रश्न साथ ही साथ उसने पूछ रखा है इनके उपयोग भी बताओ। ये सारा मैंने उदाहरण दे रखे हैं बच्चों। तो समस्थानिकों का उपयोग, जैसे कोबाल्ट का उपयोग कैंसर के इलाज में, आयोडीन का एक समस्थानिक घेंगा रोग में। 1 नंबर में भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। सोडियम के पूरी तरह भरे हुए के व एल कोश होते हैं, व्याख्या कीजिए। सोडियम प्लस का मतलब बच्चों कि सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब उसके पास बचे 10 इलेक्ट्रॉन, 10 में 2 पहले के कक्ष में और 8 एल कक्ष में, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 0। इसको ना इलेक्ट्रॉन देने ना इलेक्ट्रॉन लेने।
ये प्रश्न थोड़े से मुश्किल हैं लेकिन इम्पोर्टेंट हैं कि नहीं, ज़्यादातर इम्पोर्टेंट सेट एग्ज़ाम में एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बच्चों, हम परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं तो जब किसी परमाणु के जो समस्थानिक होते हैं उनके कितनी मात्रा में वो पाए जाते हैं, उनका औसत जो होता है वो परमाणु द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पर जैसे ब्रोमीन जिसकी की परमाणु संख्या 79 है और एक की 81 है, समस्थानिक हैं ये ब्रोमीन के दो, इनका उसने परमाणु द्रव्यमान पूछ लिया, औसत परमाणु द्रव्यमान। और कुदरत के अंदर 49.7% तो 79 वाला मिलता है और 50.3% मिलता है 81 वाला। तो यहाँ पे एक सिंपल सा फार्मूला लगा के जितनी मात्रा में जो मिलता है 79 इंटू 47 प्लस 81 इंटू 50.3 करके आंसर आ जाएगा बच्चों। इसी तरीके से ये अगला प्रश्न भी कर सकते हैं। 11वां प्रश्न, यदि तत्व का Z बराबर 3 है तो संयोजकता क्या होगी। तो बच्चों पहले छल्ले में आ जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता क्या हो जाएगी। वास्तव में वो उसने पूछा भी है कि कौन सा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये नाभिक। पहले छल्ले में ज़्यादा से ज़्यादा कितने, 2 इलेक्ट्रॉन जी। वैसे अगले छल्ले में 8 आ सकते हैं लेकिन हैं ही 3, तो अगले छल्ले में आएगा 1, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 1। और ये वास्तव में कौन सा है पदार्थ, लिथियम। लिथियम है बच्चों ये, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। अगला प्रश्न देखो, 2 स्पीशीज दे रखे हैं, तत्व x तथा y की द्रव्यमान संख्या बताएं। द्रव्यमान संख्या क्या होती है बच्चों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का जोड़, तो 6 × 6 12। और तत्व y का द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी, 6 प्रोटॉन है 8 न्यूट्रॉन, तो 6 × 8 14। 14वां प्रश्न में सही गलत चुने। जे थॉमसन ने नाभिक के बारे में बताया था, नहीं जी बिल्कुल नहीं बताया, जे थॉमसन नहीं, रदरफोर्ड ने बताया था। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, न्यूट्रॉन अपने आप में अलग चीज़ है बच्चों। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के मुकाबले में 2000 गुना कम है, हाँ सही है। आयोडीन का इस्तेमाल टिंचर आयोडीन बनाने में होता है, सही है। 15वां प्रश्न, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकंडन का प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है। परमाणु केंद्रक, बिल्कुल परमाणु केंद्रक बच्चों। सबसे पहले नाभिक के बारे में रदरफोर्ड ने ही बताया। एक तत्व के समस्थानिक होते हैं जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती या प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु संख्या एक समान, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। क्लोरीन माइनस में की संयोजकता संख्या क्या होगी बच्चों, क्लोरीन की संयोजकता 8 होगी। क्लोरीन माइनस का मतलब है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, पहले क्लोरीन 17 था अब 18 हो गया, 18 का मतलब 2 8 8, तो इसकी एक संयोजकता क्या हो जाएगी 8 या 0, वैसे ऑप्शन के हिसाब से 8 हो जाएगी संयोजकता। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पहले कक्ष में, 8 अगले कक्ष में और तीसरे कक्ष में 1। तो ये 19वां प्रश्न बच्चों हमारे 2021 के पिछले साल के पेपर में आया हुआ है। परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या के जिसको ज्ञान है उसके लिए बिल्कुल आसान है। जो अंडरलाइन किए हुए वो खाली स्थान थे बच्चों, फ्लोरीन भी खाली स्थान में था, तो उसने क्या दे दिया 9 और 9 द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु संख्या दे दी, तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी दे दी, तो उसने पूछ ली द्रव्यमान संख्या खाली स्थान में, तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का जोड़ क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान पिछले साल 5 नंबर का आया हुआ है। धन्यवाद बच्चों, जुड़े रहें साइंस हरियाणा के साथ। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक्स बच्चों।